देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया स्क्रीन शेयर को। यस मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज हम लोग रिटेंशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट दिन हम लोग का बोनस शेयर जो है ये कंप्लीट हो गया था। हेडिंग कर लो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है पता है? प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है? इक्विटी तो लास्ट दिन हम लोगों ने इक्विटी पे किया था, मतलब হুইচ শেয়ার, যে শেয়ারটা হচ্ছে আগে পাওয়া যায়। হ্যালো, হ্যাঁ বলো। যে শেয়ারটা প্রফিটটা হচ্ছে আমরা আগে পেয়ে যাই ডিভিডেন্ডটা, তাকে হচ্ছে প্রেফারেন্স শেয়ার বলে। ঠিক है, বাট ওভারঅল তো मतलब कुछ एक ठोस তো हमें बताना है, মানে আমি বলতে চাইছি একটু ঠিক আছে প্রফিটটা আগে পাই ইকুইটি তারপরে, এছাড়া কিছু, এছাড়া কোনো ফিচার্স? প্রেফারেন্স শেয়ারে হচ্ছে যখন কোম্পানিটা ওয়াইন্ড আপ হয়ে যায় তখন ইকুইটি শেয়ার হোল্ডার্সদের আগে প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডার্সদের পেমেন্টটা ক্লিয়ার করতে হবে, তারপর যদি কিছু রিমেনিং থাকে তখন ইকুইটিরা পাবে। এটা তো নর্মাল ওয়েতেও হবে, যদি ওয়াইন্ড আপ হয়ে যায় তাহলেও তাই। ওই পয়েন্টটা অঙ্কিতাও বললো আই থিঙ্ক। আর ওই পয়েন্টটাই হচ্ছে যে নর্মাল ডিভিডেন্ডের ক্ষেত্রেও प्रेफरेंस के आगे देता है तारपर इक्विटी के देता है। सबको ये बोल रहा है मुझे ओवरऑल एक ही चीज कि प्रेफरेंस को आगे डिविडेंड मिलता है, इक्विटी को उसके बाद डिविडेंड मिलता है। इसके अलावा প্রেফারেন্স শেয়ারে হচ্ছে এ থাকে, মানে হচ্ছে রেটটা ফিক্স থাকে, ওইটা হচ্ছে আপ ডাউন করে না। ये सही था पॉइंट। हाँ, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड फिक्स्ड होता है। हाँ, रवि जो बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड जो है फिक्स्ड होता है, इक्विटी का डिविडेंड कभी फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। वो हम लोग का चाहे तो कंपनी चेंज कर सकती, बट प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड जो है जो बोल दिया है इशू के टाइम पे वही होता है। और प्रेफरेंस शेयर इररिडीमेबल नहीं होता है। मतलब इररिडीमेबल का मतलब हाँ, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना ही पड़ेगा, ठीक है। इक्विटी शेयर नॉर्मली रिडीम नहीं होता है, मतलब इक्विटी का रिडेम्पशन का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। इक्विटी अगर बिजनेस बंद हो जाता है तो उनको हम लोग पेमेंट कर देते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर इररिडीमेबल नहीं होता है। ऐसा नहीं कि इशू कर दिया अब जब कंपनी बंद होगा तभी इन्हें रिडीम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर जो है इररिडीमेबल नहीं होता है, रिडीमेबल होता है। नॉर्मली 20 इयर्स तक का मैक्सिमम हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, 20 इयर्स के लिए मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, उससे कम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या हो गया? रिडीम करने का मतलब क्या है? जो पैसा लिया था वो पैसा क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एट एग्रीड रेट, ठीक है। ये मतलब पूरा चीज लिखा हुआ होता है जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है कि कब रिपेमेंट करेगी, कितने पे रिपेमेंट करेगी, ठीक है। नॉर्मली दो तरीके से रिपेमेंट कर सकता है। एग्रीड रेट क्या हो सकता है? पर वैल्यू पे या फिर प्रीमियम पे। मतलब मान लो कंपनी ने एक एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज का जो है
इशू किया था, ठीक है। तो इसका मतलब अगर एक जन एक शेयर खरीदता है तो वो कंपनी को कितना देगा, 100। अब मान लो कंपनी को हम 5 साल के लिए ये शेयर आप लोगों को इशू किए, 5 साल बाद रिडीम कर देंगे और 100 ही लौटाएंगे, तो तुम लोग सोचोगे क्या इसका कोई फायदा नहीं हुआ, पैसा लगा के डिविडेंड तो मिलेगा, ठीक है। फायदा फायदा क्या होगा, फायदा मतलब एक्सेस कुछ फायदा नहीं हुआ लेकिन डिविडेंड मिलता रहा। और अगर मान लो कंपनी बोल रही है हम जब 5 साल बाद लौटाएंगे 100 के जगह 110 लौटाएंगे, तो कितने का बेनिफिट, 10 रुपीज का बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो प्रीमियम हो सकता है, डिस्काउंट में नॉर्मली कभी नहीं होता है प्रैक्टिकली। अगर क्वेश्चन हमें कुछ ऐसा बोल दे तो बात अलग है, बोलेगा नहीं, लेकिन नॉर्मली कभी भी डिस्काउंट में प्रैक्टिकली कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। नहीं तो कोई करेगा, कोई लेगा इशू करने से कि उसको पता है कि मानते हैं डिविडेंड मिलेगा, लेकिन अगर फ्यूचर में जाके उसने जो दिया था उसका रिटर्न उसे एटलीस्ट जो दिया था वो नहीं मिलेगा, तो वो क्यों वो वाला शेयर लेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है। सेकंड लिखो कि कैसे रिडेम्पशन होगा, वो कहाँ लिखा हुआ रहता है, ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज्ड होना चाहिए, मतलब एओए में लिखा हुआ होना चाहिए कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, और प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने का जो भी मतलब इनका जो कंसेप्ट वगैरह है सारी चीजों को वहां पर लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने बोनस शेयर का देखा था ना, एओए वाला कंसेप्ट सेम वैसा ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट लिखो कि प्रेफरेंस शेयर कांट बी redeemed unless they are fully paid, ठीक है। मतलब अगर कोई शेयर पार्टली पेड है, ठीक है, तो उसे हम लोग रिडीम नहीं कर सकते हैं। क्यों करेंगे, रिडीम करने का मतलब क्या है, जो लिया था कम से कम वो लौटाना या उससे ज्यादा लौटाना। तो अगर मान लो मैंने बोला था 100 रुपीज का शेयर इशू करेंगे, 100 वापस कर देंगे 5 साल बाद। अब अगर मैंने 100 में 80 कॉल किया है, तो हम फ्यूचर में 5 साल बाद 100 वापस करने के पहले उससे बाकी 20 तो कॉल करेंगे ना। तो वही हो गया कि पार्टली पेड अप शेयर अगर है, प्रेफरेंस शेयर अगर पार्टली पेड अप है तो उसे रिडीम नहीं करेंगे। मतलब अगर क्वेश्चन में हमें पार्टली पेड अप शेयर देगा तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, फुल्ली पेड अप कर, क्वेश्चन में बोले या ना बोले, ठीक है। अगर बोल दे तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है, तो कर लोगे। अगर नहीं भी बोलेगा और बोलेगा रिटेंशन करना है प्रेफरेंस शेयर का, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप। लेकिन मान लो हमारे पास दो कैटेगरी का शेयर है क्वेश्चन में, मान लो एक शेयर है 5 लाख, ठीक है, 5 लाख दिया हुआ है फुल्ली पेड अप, ठीक है, फुल्ली पेड अप है। और एक हम लोग को दिया हुआ है मान लो 4 लाख और ये दिया हुआ है पार्टली पेड अप, ठीक है। तो पार्टली पेड अप, तो क्या हम लोग को फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है तो रूल्स ये है कि अगर हमें दो तरीके का शेयर दिया हुआ है, पार्टली और फुल्ली, और हमें बोला है रिडेम्पशन, लेकिन ये नहीं बोला है कि पार्टली को फुल्ली करना पड़ेगा, तो क्योंकि हमारे पास एक फुल्ली पेड अप कैटेगरी का शेयर है, तो हम लोग ये मानेंगे कि सिर्फ यही वाला क्या होगा, रिडीम होगा। इसको फिर फुल्ली पेड अप करने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर दो कैटेगरी में दिया, लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहे हैं इसको भी फुल्ली पेड अप करके रिडीम करो, तो करोगे कि नहीं करोगे, तब करेंगे। अगर क्वेश्चन हमें कुछ बोलेगा तो क्या हम लोग क्वेश्चन के ऊपर जाके कुछ बोल सकते हैं, क्वेश्चन अगर बोलेगा इसको भी रिडीम करो, ठीक है, और इसको भी रिडीम करो, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, पार्टली तो रिडीम होगा नहीं, तो हमें करना पड़ेगा फुल्ली पेड। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है, कुछ नहीं बोला है, ऐसे दो कैटेगरी में दिया हुआ है, तो ये वाला रिडीम होगा, इसको करने का जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो कि क्वेश्चन में ओनली पार्टली पेड अप है, ओनली पार्टली पेड अप, तब क्या करेंगे, रिडीम करने के लिए फुल्ली पेड अप करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, इसको हम नहीं लिखवा रहे, ये तो कोई, हाँ, पार्टली को फुल्ली करना है। देखो, अगर मेरा सिर्फ पार्टली पेड अप दिया हुआ है क्वेश्चन में और कोई कैटेगरी नहीं है, तो बोले या ना बोले उसको हमें क्या करना पड़ेगा, फुल्ली पेड अप। लेकिन पार्टली फुल्ली मिक्स्ड अप है, कुछ नहीं बोला है, तो पार्टली को फुल्ली पेड अप करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बोला है कि करो, अगर क्वेश्चन कुछ बोला है देन फॉलो द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन बोल रहा है ये पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप मत करो, तब मत करो, ठीक है। क्वेश्चन अगर बोलेगा कि ऐसा ऐसा करना है तो फॉलो द क्वेश्चन। हम ये बात तब कर रहे हैं अगर मेरा क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला है तो मुझे क्या ट्रीट करना चाहिए, अगर पार्टली पेड अप, ओनली पार्टली पेड अप है, देन कन्वर्ट इट टू फुल्ली पेड अप, आफ्टर दैट वी कैन रिडेम्पशन द प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तभी हम लोग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर पाएंगे। लेकिन अगर मेरे पास दोनों कैटेगरी में है, क्वेश्चन फिर भी
साइलेंट है तो हम क्या करेंगे, फुल्ली पेड अप को ही रिडीम करेंगे, पार्टली को कुछ करने का जरूरत नहीं। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन कुछ बोलेगा तब तो फॉलो द क्वेश्चन, ठीक है, वही हम बोल रहे हैं। समझ में आ गया क्या करना पड़ेगा? अच्छा, अब लिखो नेक्स्ट, हम लोग रिडेम्पशन जब करेंगे तो हमारे पास 3 कैटेगरी में सोच रखना पड़ेगा, ठीक है, हमारा 3 तरह का थिंकिंग चाहिए। रिडेम्पशन जब भी करेंगे हमें 3 तरीके से सोचना पड़ेगा। पहला है मनी अवेलेबिलिटी। बोलो, अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर को पैसा वापस करेंगे, पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए, ठीक है, पैसा तो चाहिए, इसके बिना लोगों को पेमेंट कैसे करें। और अगर हम लोग पार पे कर रहे हैं तो सिर्फ हमें पार का पैसा चाहिए, लेकिन अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा पैसा भी तो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ये कब होगा? जब प्रीमियम पे रिडेम्पशन होगा। क्या ये लिखने का जरूरत? अगर लिखने का जरूरत है तुम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो। हम ये बोल रहे हैं हम लोग को पहला बात है पैसे का जरूरत है, जिससे हम लोग क्या रिटर्न कर सकते हैं, टूवर्ड्स कैपिटल जो अमाउंट है, ठीक है, टूवर्ड्स कैपिटल। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा हमें देना है, ठीक है, मतलब प्रीमियम पे अगर रिडीम होगा तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए हमें अलग सिस्टम है रीपे करने का। मतलब 100 के बदले अगर 100 देना है तो ये मनी अवेलेबिलिटी से हो जाता है, लेकिन अगर 100 के बदले 110 देना है तो 100 तो ये मनी अवेलेबिलिटी से कंट्रोल होगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा है उसका प्रोसेस अलग बोला है। वही मैंने लिखा है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। ये क्या हो गया? प्रीमियम। रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को अलग से ट्रीट किया जाएगा, वो हम यहाँ पर लिखवाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला मैंने क्यों लिखा है? अच्छा, अब और एक पॉइंट यहाँ पर, एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है, वो भी लिखो, लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट सेक्शन 55, ठीक है, मतलब जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मनी अवेलेबिलिटी में देखो, मनी अवेलेबिलिटी में लिखो तुम लोग कहां से पैसा मिल सकता है। अगर बैंक में बैलेंस है वहां से ले सकती है, तो पहला चांसेस लिखो एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस। अच्छा, सेकेंड चांसेस है कि कंपनी के पास अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो कंपनी वो बेच के भी पैसा मार्केट से ले सकती है इस केस में, ठीक है, तो लिखो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, थर्ड होता है इशू ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब शेयर इशू कर सकती है कंपनी, ठीक है, शेयर इशू कर सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर प्रीमियम के लिए क्या क्या यूज करना पड़ेगा, तो प्रीमियम के लिए जो यूज होगा उसका 2 रूल्स है, ठीक है, उसका 2 रूल्स है। एक लिखो प्रेस्क्राइब्ड कंपनीज, प्रेस्क्राइब्ड कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट comply with AS अंडर सेक्शन 133, और इधर लिखो अदर कंपनीज, ठीक है। अच्छा, ये अदर कंपनीज जो है इसके नीचे लिख दो सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम A/P लिखा है मैंने, तुम लोग का जगह है तो पूरा लिखो, ठीक है, PL जनरल रिजर्व, और ये जो है इसमें लिखो PL कॉमा जनरल रिजर्व, ठीक है। ये अब समझाते हैं, देखो
बोल रहा है कि अगर हमें प्रीमियम में रिडीम करना है, ठीक है, तो बोल रहा है कैसा कंपनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रीमियम के रिडेम्पशन पे क्या क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर कोई कंपनी अंडर सेक्शन 133 के आता है, ठीक है, 133 अंडर सेक्शन जो भी कंपनी आता है वो, अब ये क्या क्वेश्चन में हमें बता देगा? हाँ, क्वेश्चन में हमें बता देगा, नहीं बता देगा तो क्या एजम्पशन लेना है हम बता देंगे क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। बोल रहा है अगर कोई कंपनी अंडर सेक्शन 133 के अंडर आता है तो वो सब कंपनी को प्रीमियम का पैसा रिडेम्पशन करने के लिए क्या यूज करने को मिलेगा? पीएल और जनरल सब। लेकिन अंडर सेक्शन 133 के लिए जो कंपनी नहीं है, यानी अदर कंपनीज अदर देन अंडर सेक्शन 133, उनके लिए भी पीएल जनरल रिजर्व है, साथ ही साथ क्या अवेलेबिलिटी है? सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो इनके लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये बस हम लोग को प्रोविजन याद रखना है, बाकी क्वेश्चन देख के हम लोग उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लीगल रिक्वायरमेंट लिखो। लीगल रिक्वायरमेंट में हमें यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट गुड इवनिंग अर्जुन। Good evening, ma'am. So for protection of interest of outsiders, ये लीगल रिक्वायरमेंट किस बात पे है कि आउटसाइडर का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहे, ये हम समझाएंगे पूरा डिटेल्स में। ये कैसे रहेगा, इसके नीचे फिर से एरो देके लिखो, इशू ऑफ शेयर्स और ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर हम समझाएंगे, ठीक है। बाकी ये पॉइंट तो देखो नॉर्मल बात है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व दिख रहा है, ठीक है। देखो ये वाला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ेंगे। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब है जो स्पेसिफाइड टाइम बताया था, जितना रिटर्न करने का बात है, कंपनी कैसे रिटर्न करेगी उसी का बात होता है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। एओए में इसके बारे में नोटिफिकेशन होना चाहिए। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक वो अपने आप को फुल्ली पेड नहीं कर देती है। रिडेम्पशन करने के साथ जैसे ही रिडेम्पशन का बात आएगा, कंपनी के दिमाग में तीन चीज होना चाहिए कि उसके पास पैसा है कि नहीं, वो कैसी कंपनी है, और उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो प्रीमियम कैसे राइट ऑफ कर सकती है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना पड़ेगा कंपनी को, तभी जाके वो रिडेम्पशन कर सकती है। तीनों कंडीशन अगर वो फुलफिल कर पा रही है तो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी का बात है, इसको हम और क्या बोले, ये समझाने वाला कुछ बात नहीं। बैंक में पैसा है, अच्छा बात है, अगर कम है तो इन्वेस्टमेंट बेच दो, अगर इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तो शेयर इशू कर, ये कर सकते हो। प्रीमियम का पैसा कहाँ से देना है, अगर सेक्शन 133 कंपनी हो तो पीएल जनरल रिजर्व का यूज करो, अगर उसके अलावा कोई कंपनी हो तो एसपी पीएल जीआर तीनों यूज कर सकते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट ये समझाने वाला पॉइंट है। लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि बोल रहा है कि आउटसाइडर का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। पहले ये समझेंगे, अब कैसे प्रोटेक्टेड रहेगा वो मैंने नीचे लिखा है। अब देखो आउटसाइडर मतलब कौन, इनसाइडर मतलब कौन, और आउटसाइडर क्या होता है, शेयर होल्डर्स, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर आउटसाइडर्स का मतलब कौन होगा, फिर बोलो बोलो आउटसाइडर्स का मतलब कौन हो सकता है, बोलो बोलो। क्रेडिटर्स और क्या लिख सकते हो, डिवेंचर होल्डर्स, ठीक है, डिवेंचर होल्डर्स। हाँ, बॉन्ड डिवेंचर मतलब वो भी मतलब बॉन्ड होल्डर्स हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ह्यूमन बीइंग का नाम बोल रहे, क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर्स, ठीक है। तो एटसेट्रा लिख देते हैं, मतलब जो कंपनी को बेसिकली वन टाइप ऑफ लोन दिया है, ठीक है, वो अपना इंटरेस्ट लेते रहता है। देखो क्रेडिटर क्या, क्रेडिटर का मतलब जिनको हमें पैसा पे करना, हम लोगों ने उनसे कुछ परचेज किया होगा, जो भी हो, आउटसाइडर ये हो गए। और शेयर होल्डर होते हैं इनसाइडर, जिसमें से कौन कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर
और यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर को भी ना हम लोग आउटसाइडर भी नहीं मान सकते, इनसाइडर भी नहीं मान सकते, ये एक्चुअली हाइब्रिड होता है ना, मतलब इसके अंदर दोनों चीज का खासियत है। लेकिन हम लोग प्रेफरेंस को तो क्रेडिटर तो नहीं बोल सकते ना, क्रेडिटर की तरह भी नहीं है, इक्विटी की तरह भी नहीं है। लेकिन जब हम लोग कंपनी अकाउंट्स में शेयर होल्डर्स लिखते हैं तो वहां पर इक्विटी के साथ साथ किसको लिखते हैं, प्रेफरेंस को भी लिखते हैं, तो इसीलिए मैंने शेयर होल्डर में दोनों का नाम लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, हम लोग यहाँ पर किस चीज का बात करें, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने का बात करेंगे, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे, पैसे का यूज करेंगे, पैसे का यूज करने से हम लोग का एसेट कम होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। अब होने से इम्पैक्ट क्या आएगा, देखो अब ये जो कुछ एग्जाम्पल बताएंगे ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे हम एक छोटा सा बैलेंस शीट बनाते हैं टी शेप में, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया एसेट्स, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया एसेट, एसेट है कंपनी का मान लो 30, और यहाँ पर लिख दिया शेयर कैपिटल 10, पीएल लिख दिया मैंने 10, और क्रेडिटर लिख दिया सपोज मैंने यहाँ पर 10, तो टोटल कितना हो गया 30, ठीक है। कंपनी अकाउंट टी शेप में नहीं होता है, हम जस्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं। अब मुझे बोलो कि क्रेडिटर कितने टाइम्स सिक्योर है, सिक्योर है मतलब कैसे निकालते हैं, देखो नहीं 30 टाइम, देखो हम लोग का ये जो प्रॉफिट है इससे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट जो है, अब देखो मतलब कितने टाइम्स कैसे निकाला जाता है, पहले देखो अगर इस प्रॉफिट का यूज होता है तो डिविडेंड बांटने के लिए होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं तो हम लोगों का जो एसेट है वो कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डिविडेंड तो कैश में ही देंगे ना, ये तो कोई बोनस इशू नहीं है, डिविडेंड कैश में देंगे। तो अगर मान लो हम लोग डिविडेंड बांट रहे हैं तो हम लोग का एसेट साइड कितने से कम होगा, 10 से कम हो जाएगा, और पीएल भी कितने से कम होगा, 10 से कम होगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, यहाँ पर मुझे बोलो कि क्रेडिटर कितने टाइम जो है सिक्योर है, डिविडेंड बांटने के बाद कितने टाइम सिक्योर है ये मुझे बताओ, 20 टाइम्स, कितने टाइम्स मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना होता है टाइम्स का मतलब, हाँ 2 गुना, कैसे हुआ बोलो, 10 टू से 20 मतलब कैसे 2 निकाले वो तो बोलो, मतलब कंसेप्ट क्या है, हाँ हाँ। तो ये देखो यहाँ पर ये जो 20 बचा इसको कैसे निकालोगे, ऐसे मान लो ये लाख में है पूरा बैलेंस, ठीक है। तो लॉजिक ये है कि यहाँ पर 20 लाख बचा है क्रेडिटर के लिए डिविडेंड बांटने के बाद, तो क्रेडिटर को कम से कम कितना मिल जाएगा, उसको 10 लाख चाहिए, कंपनी के पास पड़ा कितना है 20 लाख, तो क्रेडिटर कितना टाइम जो है प्रोटेक्टेड है, 2 टाइम्स, ऐसे करके निकाला जाता है टाइम्स, ठीक है। क्योंकि हम लोग इनटू कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो 2 इजी डेटा है बोल के 2 बोल दे रहे हो, अगर डिफिकल्ट डेटा होगा तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके ही तो निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअली कैसे देखा जाता है कि सब मतलब डिविडेंड वगैरह देने के बाद बचा कितना 20 लाख, और क्रेडिटर को चाहिए कितना 10 लाख, तो क्रेडिटर बोल रहा है मेरे लिए तो 2 गुना अवेलेबल है, तो कैसे निकालेंगे 20/10। लेकिन अब मान लो हम लोगों ने बांट दिया है यहाँ पर डिविडेंड, ठीक है। अब डिविडेंड अगर दे दिया है, अब देखो यहाँ पर क्या सिचुएशन होगा, यहाँ पर सेंट्री एसिड कितना हो जाएगा, या फिर मान लो हम लोग देखो हम लोग मान लो रिडेम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, रिडेम्पशन कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर का 2 लाख का, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करेंगे तो शेयर कैपिटल जो है ये 10 लाख है, ठीक है। अच्छा हम इसको पहले लिख लेते हैं फिर से एक बार, यहाँ पर लिख लिया 10 और यहाँ पर लिख लिया क्रेडिटर भी लिख लिया मैंने 10, ठीक है, फिर से वही बना लिया 30 और इधर भी लिख लिया 30। अब हम लोग इस बैलेंस शीट में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे 2 लाख का, प्रेफरेंस शेयर किसके अंदर है, शेयर कैपिटल के अंदर। तो अगर 10 लाख में से अगर हम लोग 2 लाख रिडीम कर देंगे तो कितना बचेगा, 8 लाख बचेगा, यहाँ पर 10 लाख है, यहाँ पर रिडीम कर देते हैं, ठीक है, कितना बचा 8 लाख, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर 8 लाख बच गया, अब पीएल में कितना है 10 लाख, ये पीएल का यूज मान लो हम लोगों ने नहीं किया, पर पे रिडीम किया है, ठीक है। और क्रेडिटर कितना है, क्रेडिटर तो कुछ चेंज नहीं हुआ है 10 लाख ही है, लेकिन एसेट तो कम होगा, ठीक है। मेरे पास 30 लाख था, इसमें से मुझे कितना यूज करना पड़ रहा है, रिडीम करने के लिए 2 लाख, ठीक है। तो रिडेम्पशन के लिए 2 लाख, अब कितना हो गया 28, टैली हो जाएगा, बैलेंस शीट तो टैली होगा, इधर से भी मैंने 2 लेस किया, इधर से भी 2। अब बोलो क्रेडिटर कितना टाइम सिक्योर है, अब बताओ,
बोलो, अभी जैसे कंसेप्ट बताया, कंसेप्ट के साथ अगर चलोगे तो पता चल जाएगा। हाँ, कितना टाइम्स, कैसे निकालना पड़ेगा ये देखना पड़ेगा, पीएल से डिविडेंड को हटाना पड़ेगा ना पहले। नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, तो फिर तो 30 और 10 3 टाइम्स हो जाता, ऐसे थोड़ी होगा। नहीं समझ रहे हो? देखो यहाँ पर हम लोगों को अगर क्रेडिटर कितना प्रोटेक्टेड है तो कैसे सोचना पड़ेगा। मुझे एक चीज बताओ, ये प्रॉफिट किसको मिलता है? प्रॉफिट से डिविडेंड बांटते हैं, डिविडेंड किसको मिलेगा? शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद क्रेडिटर के लिए कितना बचा था? 20 लाख। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम कर दिया। अब जो बचा है उसमें से हम लोग अगर मान लो डिविडेंड, ये जो पीएल है, ठीक है, ये जो 10 लाख का पीएल है, इसका अगर हम लोग डिविडेंड बांटने के लिए यूज कर लेते हैं, मान लो कि यूज कर लेते हैं, तो फिर इसके बाद कितना बचेगा? 28 लाख से 10 लाख हटा दो, कितना बचेगा? 18 लाख। ठीक है, अब ये 18 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, अब देखो क्रेडिटर कितना टाइम सिक्योर? हाँ, 1.8 टाइम्स। तो इनका सिक्योरिटी क्या हो गया? पहले से कम हो गया। तो ये तो अच्छा बात नहीं हुआ ना, क्योंकि इनका सिक्योरिटीज कम हो रहा है। ओनर, अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, ओनर तो पैसा लगाया, अगर बिजनेस से ओनर लोग ही चला जा रहा है, जो कि पैसा, क्योंकि देखो प्रेफरेंस शेयर भी कैपिटल है, ठीक है, तो अगर मेरा कैपिटल कम होते जा रहा है तो बिजनेस का इन्वेस्टमेंट भी तो कम होते जा रहा है, तो फिर प्रोटेक्शन जो है वो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? डाउन होता जाएगा। तो यहाँ पर वही दिख रहा है। देखो, पहले ऐसा एक बैलेंस शीट मैंने एग्जांपल के तौर पे बनाया। अब देखो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि अगर हम लोग इसको डिविडेंड के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर मान लो हम लोग इसको, हाँ, डिविडेंड के लिए यूज करेंगे, डिविडेंड के लिए यूज कर रहे हैं, तो फिर 2 टाइम सिक्योर है फिर भी। लेकिन अगर हम लोग रीपे करते हैं, रीपे करने के बाद देखो यहाँ पर क्या हुआ, क्रेडिटर का सिक्योरिटीज क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। तो क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग रिडेम्पशन करेंगे तो हमें इनका सिक्योरिटी को चेंज करने से नहीं चलेगा, इनका जो 2 टाइम्स है वही हमें रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो लीगल रिक्वायरमेंट क्या है? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर, मतलब इनका जो 2 टाइम्स है ये रिडेम्पशन की वजह से कम नहीं होना चाहिए, ये 2 टाइम्स ही रहना चाहिए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये 2 टाइम्स ही रहना चाहिए, ये हमें करके दिखाना है। ठीक है, अब ये कैसे पॉसिबल है, देखो हम दिखाते हैं कैसे पॉसिबल है कि हम लोग का 2 टाइम्स भी रहेगा, रिडेम्पशन भी हो जाएगा। ये देखो, हम फिर से वही वाला बैलेंस शीट बना रहे हैं। इधर लिखेंगे सन्ड्री एसेट 30 लाख। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं शेयर कैपिटल कितना था, मैंने एग्जांपल में 10 लाख ही लिया था। अब मान लो हम रिडेम्पशन कर रहे हैं वही 2 लाख का, ठीक है, तो कितना बचेगा मेरा? 8 लाख। अच्छा, तो यहाँ से रिडेम्पशन के लिए कितना कम हो जाएगा? 2 लाख। कितना बचेगा? 28 लाख। ठीक है, और पीएल जैसा था हम वैसा ही रखते हैं 10 लाख, और क्रेडिटर जैसा था हम वैसा ही रखते हैं 10 लाख। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, देखो प्रोटेक्शन कैसे दिया जाएगा? इश्यू ऑफ शेयर्स, हम लोग कितना शेयर इशू कर सकते हैं? जितने का कैपिटल आउट होगा उतने का ही शेयर हमें इशू करना पड़ेगा। ठीक है, जितने का रिडेम्पशन होगा उतने का ही शेयर इशू करना पड़ेगा। अब इशू कर देते हैं, कितना शेयर इशू करेंगे? 2 लाख का ही करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 लाख। अब शेयर इशू करने से 2 लाख पैसा भी आएगा। ठीक है, बैंक टू कैपिटल, फिर यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया? पैसा आ गया शेयर इशू करने से, फिर ये कितना हो गया? दोनों साइड हो गया 30। ठीक है, तो पहला देखो क्या था, शेयर, देखो इशू ऑफ शेयर्स, मतलब जितने का ओनर बाहर कर रहे हो उतने का ही ओनर लेके आना पड़ेगा अगर हम लोग शेयर इशू करते हैं। ये एक ऑप्शन है, और एक मैंने और देके लिखवाया है, वो भी हम बताएंगे। बोल रहा है कि अगर हम लोग अपने ओनर को पे करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आउटसाइडर का प्रोटेक्शन कम हो जाता है, क्योंकि बिजनेस में कैपिटल कम हो जा रहा है। तो क्या करना है, जितना का ओनर आउट होगा उतने का ही फिर से हमें ओनर लेके आना है, ताकि बैलेंस ना बिगड़े। ऐसा कुछ करना पड़ेगा जैसा आउटसाइडर का प्रोटेक्शन जितना टाइम्स था उतना टाइम से रहे, मतलब इक्वल अमाउंट का आउटफ्लो जितना हुआ उतने ही इक्वल अमाउंट का हमें क्या लाना पड़ेगा? इनफ्लो लाना पड़ेगा, तभी तो ये पॉसिबल है। और शेयर इशू करने से दोनों साइड बैलेंस होगा, एसेट साइड भी हो रहा है और बैलेंस शीट साइड भी हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और एक ऑप्शन है, देखो मैंने क्या लिखवाया है,
और ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, या फिर हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, CRR क्रिएट करना पड़ेगा, जो तुम लोग बोनस इशू में पढ़े हो। CRR का मतलब क्या होता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जिसका यूज हम लोग किस चीज के लिए करते हैं, ओनली बोनस इशू के लिए। अब ये कहां पर क्रिएट होता है, यहाँ क्रिएट होता है, और भी रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में भी होता है। यहाँ पर हम बताते हैं, देखो प्रेफरेंस शेयर जब रिडीम करते हैं तो हमें CRR क्रिएट करना होता है। अगर हम लोग शेयर इशू नहीं करके CRR क्रिएट करते हैं तब कैसे होगा। अच्छा, यहाँ पर क्रेडिटर कितना टाइम सिक्योर है, ये देखो 30 लाख का एसेट है, ठीक है, यहाँ से कितना जा सकता है 10 लाख, तो कितना बचा 20 लाख। अब देखो 20/10, तो जो मैंने एग्जांपल लिया था 2 टाइम्स ही कांस्टेंट रह गया, ठीक है। हाँ, कोई भी शेयर इशू कर सकते हैं, लेकिन सेम क्लास ऑफ शेयर इशू नहीं कर सकते। सेम क्लास का मतलब मान लो अगर 12% ही था तो 12% वाला नहीं कर सकते, कुछ और करना पड़ेगा। हाँ, कर सकते हैं, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों ही कर सकते हैं। सेम क्लास का मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रेफरेंस के बदले प्रेफरेंस नहीं कर सकते, सेम क्लास का नहीं कर सकते, एक ही तरह का नहीं कर सकते, कुछ अलग टाइप का करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पर क्वेश्चन हमें मैक्सिमम मिलेगा कि इक्विटी इशू हो रहा है, ठीक है, इक्विटी इशू हो रहा है, कर सकते हैं, लेकिन सेम क्लास का नहीं कर सकते। सेम क्लास का मतलब वो हो जाता है, मतलब एक ही कैटेगरी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग रिडेम्पशन कर रहे हैं फिर से, लेकिन हम CRR क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरा एसेट कितना था एग्जाम्पल में 30 लाख का था। अच्छा, अगर हम रिडेम्पशन करेंगे तो मेरा कितने का कैश यूज हो जाएगा, 2 लाख का, तो बचेगा कितना यहाँ पर 28 लाख। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मैंने शेयर कैपिटल कितना लिया था एग्जाम्पल में 10 लाख। अगर हम रिडेम्पशन कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर 2 लाख का, तो मेरा कितना बचता है 8 लाख, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास PL में मेरे एग्जाम्पल में कितना था 10 लाख। अब CRR कैसे क्रिएट होता है, फ्री रिजर्व से, ठीक है, फ्री रिजर्व से। अब मुझे क्या क्रिएट करना है, CRR क्रिएट करना है। कितना CRR क्रिएट करना है, जितने फेज नॉमिनल वैल्यू का हम लोग प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर का नॉमिनल वैल्यू एक बार मान लेते हैं नॉमिनल वैल्यू ही है, प्रीमियम वगैरह भी हम बताएंगे। तो कितने का नॉमिनल वैल्यू है 2 लाख का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 लाख लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे एग्जाम्पल में एक ही फ्री रिजर्व दिख रहा है, क्या है PL। तो ये यहाँ से ट्रांसफर करेंगे CRR में, कितना 2 लाख, तो यहाँ कितना बचेगा 8 लाख, और CRR में कितना आ जाएगा 2 लाख। यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर भेजेंगे, नाम अलग हो गया, ठीक है। मुझे PL से 2 लाख निकालना है और ट्रांसफर कहाँ करना है CRR में, तो PL 2 लाख से डाउन और CRR में 2 लाख आ जाएगा, और एक यहाँ पर रिजर्व भी क्रिएट हो गया CRR बोल के, ठीक है। और क्रेडिटर मेरा एग्जाम्पल में कितना था हर बार 10 लाख। अब दोनों साइड ऐड करके देखो तो कितना होता है, हो रहा है 28 लाख, 28 लाख। अब इसका प्रोटेक्शन भी चेक करो, 28 में से माइनस कर दो पहले, कितना PL कितना पड़ा हुआ है 8 लाख, माइनस करो कितना बचा 20 लाख। अब 20 लाख और डिवाइडेड बाय कितना, क्रेडिटर 10 लाख, तो हो गया 2 टाइम्स सिक्योर, ठीक है। ये जस्ट मैंने एक छोटा एग्जांपल दिया है, अलग अलग एक ही डेटा से देने का कोशिश किया। तुम लोग को कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ पर पूरा चीज तो बताना पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 लाख लेके ही दिखाया है, लेकिन कंसेप्ट ये है कि क्रेडिटर का प्रोटेक्शन क्या होता है, आउटसाइडर का प्रोटेक्शन, मतलब वो जितना टाइम पहले सिक्योर था अभी भी उतना टाइम ही सिक्योर रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर रिडेम्पशन के लिए हमारा जितना भी आउटफ्लो हो रहा है उतना ही अमाउंट हमारा वापस आना चाहिए। अब वो कैसे आ सकता है, थ्रू शेयर इशू आ सकता है। शेयर इशू करने से मेरा कैपिटल रेज हो जाएगा, इधर बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो दोनों साइड बैलेंस हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उतने ही नॉमिनल वैल्यू का जो है CRR क्रिएट कर सकते हैं। CRR कहाँ से क्रिएट करेंगे, बैलेंस शीट में जो फ्री रिजर्व है वहां से हम लोग लेके CRR क्रिएट कर सकते हैं। अब ये CRR का यूज क्या होगा, बोनस इशू करने के लिए। अब सोचो, ये CRR बन गया, अब CRR से जब बोनस बनेगा ये फिर से क्या बन जाएगा, कैपिटल ही बन जाएगा। तो घूम फिर के ये क्या बन रहा है, शेयर कैपिटल ही बन रहा है ना। देखो हम लोगों ने रिडेम्पशन के लिए CRR बनाया, CRR से बोनस इशू किया, तो जैसे ही बोनस इशू किया तब क्या होता है, CRR टू इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। तो ये अमाउंट फ्यूचर में जाके क्या बनेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल ही बनेगा, क्योंकि CRR का पर्पस है ओनली फॉर बोनस इशू, और किसी काम पे CRR का यूज नहीं होता। ये रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, फ्री रिजर्व नहीं है, ठीक है। तो ये जस्ट हम ये वाला पॉइंट तुम लोग को समझाना चाह रहे थे कि प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। वैसे ये एग्जाम्पल जो है मतलब इतना
अच्छे से तो हुआ नहीं शायद, लेकिन मुझे लगता है समझ में आया, ठीक है। मतलब पूरा चीज नहीं ले पाए, इतना हम बोल रहे हैं। कवर अप मतलब पीएल, उसके साथ और कुछ आइटम उतना नहीं ले पाए, वो हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे। लेकिन प्रोटेक्शन का मतलब यही हो गया कि जैसा पहले था वैसा ही अभी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि रिडेम्पशन कैसे कैसे कर सकते हैं। अब हेडिंग करो रिडेम्पशन। रिडेम्पशन जो है अभी बताया कैसे हो सकता है, आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब अभी जो दो मेथड बताया ना, शेयर इशू कर सकते हैं रिडेम्पशन करने के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर लैंग्वेज यूज होगा फ्रेश इशू ऑफ शेयर, ठीक है। तुम लोगों को क्वेश्चन में ये लैंग्वेज मिलेगा, फ्रेश इशू ऑफ शेयर। मतलब कौन सा एग्जाम्पल मेरा, ये वाला, ये जो शेयर इशू करके, ये देखो इशू, ठीक है। फ्रेश इशू ऑफ शेयर करके कर सकते हैं, मतलब अभी जो समझाए उसको हम लिखवा दे रहे हैं। और आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब सीआरआर क्रिएट करके, ठीक है। तो लिखो कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविजिबल प्रॉफिट। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविजिबल प्रॉफिट रहेगा उससे हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, उससे सीआरआर ट्रांसफर टू क्या करना पड़ेगा, सीआरआर। और यहाँ पर फ्रेश इशू का मतलब क्या क्या इशू करना पड़ेगा, इक्विटी और प्रेफरेंस। अच्छा, सीआरआर क्रिएट का एंट्री लिखवा देते हैं। सीआरआर इशू का एंट्री तो पता है, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल या बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और सीआरआर क्रिएट का एंट्री क्या होगा ये भी पता है तुम लोग को, फ्री रिजर्व टू सीआरआर। क्योंकि फ्री रिजर्व से ही सीआरआर क्रिएट कर सकते हैं, दूसरे किसी रिजर्व से क्रिएट नहीं कर सकते। और फ्री रिजर्व का मतलब क्या क्या था बोलो, बोनस में भी बोला था मैंने, जनरल रिजर्व, पीएल। हाँ नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम सिर्फ वहां पर फ्री है, ठीक है, याद करो। सिक्योरिटीज प्रीमियम सिर्फ वहां पर फ्री है। मैंने ऐसे बोला था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉर्मली फ्री नहीं होता है, लेकिन अगर रियलाइजेशन इन कैश है तो हम लोग बोनस के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन सिक्योरिटीज फ्री नहीं है, क्यों नहीं है वो भी मैंने बताया था, क्योंकि वो हम लोगों के बिजनेस के डेली अर्निंग से नहीं आता है, वो वन टाइम होता है। अगर शेयर मेरा प्रीमियम में लिस्टेड हो रहा है तो कंपनी को प्रीमियम मिलता है ना, वो कोई डे टू डे बिजनेस के अर्निंग से नहीं आता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बार लिख लो फ्री रिजर्व का मतलब, लिख लो यहाँ पर दोज। एक्चुअली फ्री रिजर्व का मतलब जिससे हम लोग क्या बांट सकते हैं, डिविडेंड, जिससे डिविडेंड। और डिविडेंड किससे देते हैं, डिविडेंड कब कहां से, प्रॉफिट से। तो कौन से प्रॉफिट से देंगे, बिजनेस का जो डे टू डे का प्रॉफिट होगा। तुम लोग जो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हो, वहां पर बैलेंस शीट में कैपिटल में जो नेट प्रॉफिट ऐड करते हो, क्या और कोई प्रॉफिट ऐड कर सकते हो, नहीं। तो ओनर को क्या बिलोंग करता है, बिजनेस का नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर ओनर एक जन नहीं है, कंपनी है तो काफी सारे ओनर है, तो उनको क्या मिलेगा, फ्री वाला प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। दूसरा, जैसे मान लो एसिड बेच के प्रॉफिट आया, क्या तुम लोग उसको नेट प्रॉफिट में ऐड करके दिखाते हो, नहीं ना। वैसे ही वो फ्री प्रॉफिट थोड़ी ना है। किसी ने अपना, मान लो कोई एक वैकेंट लैंड था, बेच दिया, ठीक है, बिजनेसमैन ने, तो क्या वो उसका नेट प्रॉफिट हुआ बिजनेस का, नहीं, वो तो कैपिटल गेन हुआ, ठीक है, वो नेट प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। लिखो दोज विच आर अवेलेबल फॉर distribution of dividend, that is general reserve, PL। सरप्लस बोल के भी अगर क्वेश्चन में रहे तो वो भी हमें फ्री रिजर्व ही बता रहा है, ठीक है। और एक होता है रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है, रिवैल्यूएशन नहीं। तुम लोग ये मत सोचना कि वो रिवैल्यूएशन वाला बात कर रहे हैं। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, डे टू डे के प्रॉफिट से जो रिजर्व क्रिएट किया है। रेवेन्यू का मतलब होता है डे टू डे का जो रिजर्व, डे टू डे के प्रॉफिट से जो रिजर्व बना है। रिजर्व कैसे बनता है, प्रॉफिट से लेके बनता है, ठीक है। तो ये रेवेन्यू रिजर्व है, तो भी हम लोग फ्री रिजर्व इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये सारे फ्री रिजर्व है। अच्छा, अब लिखो सीआरआर, हेडिंग करो सीआरआर, इसके बारे में लिखो। इट कैन बी यूटिलाइज्ड
क्योंकि पूछ सकता है तो हम एक बार लिखवा देते हैं, तुम लोग को पता है वैसे। इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इशूइंग fully paid up bonus share. It can't be utilized for write-off losses or preliminary expenses. ठीक है, मतलब ये और किसी भी काम में नहीं आता है वो मैं पता है, लेकिन ये किसी तरीके का लॉस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है बिजनेस का, तो उसको राइट ऑफ करने का भी काम में नहीं आता है। ठीक है, लॉस का मतलब तो पता है बिजनेस का कोई भी लॉस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है बिजनेस एस्टेब्लिश होने के पहले, बिजनेस को बिल्डअप करने के पहले, मतलब बिजनेस से अर्निंग होने के पहले बिजनेस का जो भी खर्चा होता है वो एक लॉन्ग टर्म खर्चा होता है। ठीक है, पूरा बिजनेस को सेटल करने का, तो उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, देखो वो खर्चा किए बिना हम लोग बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, उस खर्चे को हम एक बार में राइट ऑफ नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ा खर्चा होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको एक बार में राइट ऑफ अगर करना ही होता डायरेक्टली पीएल में लिख देते टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, लेकिन वो खर्चा इतना बड़ा होता है कि उसको डायरेक्टली एक बार में पीएल में नहीं लिख सकते, तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे हम लोग एसेट में लिखते हैं। एक्सपेंस है लेकिन वो ऐसा एक्सपेंस है जो फ्यूचर में हमें अर्निंग देगा, एसेट के तरह है। ठीक है, इसीलिए उसे एसेट साइड में लिखा जाता है और थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ किया जाता है। जितना जितना राइट ऑफ करोगे उतना उतना पीएल में चार्ज करते हुए जाना। ठीक है, जितने साल में राइट ऑफ करते हैं उसे बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखो कितना अमाउंट सीआरआर बनाना पड़ेगा। सीआरआर बनाएंगे, समझ लिए कहां से बनाएंगे, फ्री रिजर्व से बनाएंगे, लेकिन कितना सीआरआर बनाना पड़ेगा, तो लिखो अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर, ट्रांसफर टू सीआरआर। सीआरआर में कितना अमाउंट ट्रांसफर होना चाहिए, लिखो नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम। यहाँ पर लेकिन मैंने नॉमिनल वैल्यू लिखा है, इस बात का हमेशा ध्यान रखो। यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम माइनस करेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू। इसके बाद जो बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर टू सीआरआर। ठीक है, ये इतने का सीआरआर क्रिएट होगा, इतने का सीआरआर क्रिएट होगा। हम समझा देंगे कैसे होगा, पहले ये वाला लिख लो, अलग अलग एग्जाम्पल से भी समझा देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं कितने तरह का मेथड यूज होता है, लिखो टाइप्स ऑफ मेथड रिडम्पशन का। ठीक है, मेथड 1, आउट ऑफ एग्जिस्टिंग फंड। ठीक है, मेथड 2, इसमें लिखो आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। मेथड 3, combination of method 1 and method 2, combination of method 1 and method 2, combination of method 1 and method 2। ठीक है, अच्छा अब देखो समझते हैं एक एक मेथड। सबसे पहले मेथड 1। अच्छा, मेथड 1 के अकॉर्डिंग हमें क्या देखना है कि एग्जिस्टिंग फंड से हम लोग क्या कर रहे हैं, रिडेम्पशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एग्जांपल लेते हैं, नॉमिनल, एक काम करते हैं पीछे ही लिखते हैं, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लिखते। पहला एग्जांपल, नंबर ऑफ 10,000 प्रेफरेंस शेयर
नंबर ऑफ 10,000 प्रेफरेंस शेयर, नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू 100 ईच। ठीक है, 10,000 प्रेफरेंस शेयर है कंपनी का और नॉमिनल वैल्यू है 10,000। तो कितना सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा? सीआरआर कितना क्रिएट होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ सीआरआर, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीआरआर। ठीक है, हम लोग को मैंने क्वेश्चन पूछा है कि कितने का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बोलो। तो मैंने क्या लिखा है, कितने का सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड। ठीक है, और अगर हम लोग कोई फ्रेश इशू करें, देखो मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा है वहां पर मैंने क्या लिखा है कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड माइनस फ्रेश इशू। अगर फ्रेश इशू भी कर रहे हैं तो वो माइनस करने के बाद जितना बचेगा उतने का सीआरआर क्रिएट होगा। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ कोई एक ही मेथड, देखो ये कौन सा है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड 1 एंड मेथड 2 है, दोनों चीज लिया ना हम लोगों ने, फ्रेश इशू जितना है और बच्चे हुए का सीआरआर बनाएंगे अगर हम लोग दोनों चीज का ही फॉलो कर रहे हैं, वो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है। लेकिन अगर हम लोग कोई भी एक मेथड लेते हैं जैसे कि आउट ऑफ एग्जिस्टिंग फंड या फिर आउट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, ये दोनों में से कोई अगर एक लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या एग्जांपल दिया है, यहाँ पर मैंने बोला है कि 10,000 प्रेफरेंस शेयर है, नॉमिनल वैल्यू है 100, तो मैंने सिंपल पूछा है कितने का सीआरआर बनेगा। तो सीआरआर हमेशा कितना बनता है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड। फ्रेश इशू तो मैंने यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर सीआरआर कितना बनेगा? नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड। तो लिखो यहाँ पर सीआरआर इक्वल टू कितना हो जाएगा? नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना हो रहा है? 10,000 इंटू 100, जितना होगा उतना, हाँ 10 लाख। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी इशूड, सीआरआर का मतलब। ठीक है, सीआरआर का मतलब क्या होगा? हम लोग को हमेशा सीआरआर का मतलब फाइंड आउट करना पड़ेगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड। ये मेथड 1 पे हो रहा है क्योंकि देखो मैंने क्या लिखा है, आउट ऑफ एग्जिस्टिंग फंड। फंड मतलब क्या? रिजर्व। ठीक है, मतलब सीआरआर क्रिएट करके, ओनली सीआरआर क्रिएट करके। ये हम लोग कौन सा एग्जांपल लिए? मेथड 1 का, जहां पर सिर्फ सीआरआर ही क्रिएट कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कंपनी सिर्फ सीआरआर क्रिएट कर रही है, या फिर ऐसा हो सकता है सिर्फ फ्रेश इशू कर रही है, या फिर थोड़ा फ्रेश इशू और थोड़ा सीआरआर, जो कि ये फॉर्मूले से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल मैटर क्या हो गया कि सीआरआर कितने का क्रिएट होगा? नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड। ठीक है, और ये फंड का मतलब क्या है? सीआरआर क्रिएट करके। अगर चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, ये आउट ऑफ एग्जिस्टिंग फंड का मतलब क्या हो गया? रिजर्व का यूज करना। रिजर्व का यूज करने का मतलब सीआरआर क्रिएट करना। ठीक है, अच्छा अब देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 1 था, यहाँ पर ले लिया मैंने एग्जाम्पल 2। देखो यहाँ पर लिखते हैं, अच्छा नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10,000, नॉमिनल वैल्यू एट द रेट ऑफ 100, रिडेम्पशन वैल्यू, यहाँ पर थोड़ा सा डेटा और भी बढ़ाते हैं, रिडेम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू का मतलब जितने में फ्यूचर में ये शेयर रिडीम होने वाला है। मतलब कंपनी बोल रखी है कि 100 के बदले जब रिडीम करेगी कितना देगी? 120 देगी। ठीक है, अब मुझे बोलो यहाँ पर सीआरआर कितना बनेगा? सीआरआर बताओ। अभी सिखाया नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम। बोलो, हाँ बोलो, ठीक बोलो। 10 लाख नहीं होगा, 120 मल्टीप्लाई नहीं करना, ये तो कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। हम लोग को क्या लेना है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम। तो जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहा है उसका नॉमिनल वैल्यू कितना है? 100, और रिडेम्पशन वैल्यू कितना है? 120। मतलब ये कैसे रिडीम हो रहा है? प्रीमियम पे। नॉमिनल वैल्यू 100 और 20 क्या है? प्रीमियम। तो हम लोग को सीआरआर का मतलब क्या लेना है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो हमारा फिक्स्ड ही रहेगा, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नॉमिनल वैल्यू कितना है? यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो, कितना है? 100 है। तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो सीआरआर फिर से कितना आ जाएगा? वही 10 लाख ही आ जाएगा। तो लिखो सीआरआर इक्वल टू हो जाएगा 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू 100, यानी कि फिर से वही 10 लाख।
अब यहाँ पर हम तुम लोग को जर्नल एंट्री लिखवा देते हैं मेथड 1 का, जो मैंने एग्जांपल अभी करवाया ना। अगर हम लोग मेथड 1 से क्वेश्चन करते हैं तो उसका जर्नल एंट्री क्या क्या होगा, जर्नल एंट्री फॉर मेथड 1। अच्छा, सबसे पहले क्या क्रिएट करना पड़ेगा, CRR। तो कहां से क्रिएट करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे फ्री रिजर्व क्या होगा, डेबिट होना चाहिए टू CRR, ठीक है, बीइंग CRR क्रिएटेड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या होगा, हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो पे करेंगे उसका एंट्री करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर अगर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से चला जाएगा तो क्या एंट्री होना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर डेबिट होगा, कैपिटल के तौर पे जब था तो क्रेडिट हुआ था, अब चला जाएगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो जितना भी परसेंटेज वाला प्रेफरेंस शेयर है, परसेंटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट होता है, हमेशा नॉमिनल वैल्यू से, ठीक है। और अगर प्रीमियम में पे हो रहा है तो प्रीमियम क्या होगा, प्रीमियम लॉस है कि नहीं है, लॉस है तो डेबिट होगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। पर्सन को ड्यू करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, होल्डर कितने से ड्यू होगा, टोटल पेबल अमाउंट से। जैसे कि ये क्वेश्चन के तौर पे अगर देखो तो 120 रिडेम्पशन वैल्यू था, 100 कहां पर आएगा, यहाँ आएगा, और 20 कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो प्रीमियम में कौन सा वैल्यू आता है, प्रीमियम वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू आएगा, ठीक है। प्रीमियम में प्रीमियम वैल्यू आ जाएगा। बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यू, बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यू, हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू कर दिया। अच्छा, अब अगर हम लोग प्रीमियम में पे करेंगे, राइट ऑफ करना पड़ेगा अलग और कैपिटल का पैसा देना पड़ेगा अलग। मतलब 120 में से 100 देना पड़ेगा और 20 भी देना पड़ेगा। तो 20 देने के लिए हमें क्या यूज करने बोला था, देखो मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है। अगर हम लोग सेक्शन 133 कंपनी है तो PLGR यूज करेंगे, और नहीं है तो SP PLGR तीनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले प्रीमियम का रिडेम्पशन करवाते हैं। तो थर्ड नंबर एंट्री क्या होगा, लिखो। तो पहला बात है प्रीमियम रिडीम होगा तो प्रीमियम लॉस डेबिट हुआ था, तो সেকেন্ড अभी এন্ট্রিটার নারেশনটা কি ছিল? being preference shareholder due, only ঠিক আছে preference shareholder। अच्छा, अब देखो अगर हम लोग प्रेफरेंस प्रीमियम का जो है राइट ऑफ कर रहे हैं, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पहले डेबिट था, अभी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो पहले ये लिख लो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है। अब कैसे हम लोग प्रीमियम को रिडीम करेंगे, हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, फ्री रिजर्व। ये तो सभी कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, फ्री रिजर्व में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। फ्री रिजर्व में हम लोग का PL और जनरल रिजर्व आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए तुम लोग यहाँ पर एक पॉइंट लिख दो, ये कौन यूज कर सकता है, अदर देन सेक्शन 133 कंपनी, तो वो लिख लो, अदर देन सेक्शन 133 कंपनी, है ना। इन 133 के अलावा बाकी कंपनी जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर पाएगी इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए। तो लिखो बीइंग प्रीमियम रिटर्न ऑफ, ठीक है। अच्छा, अब प्रीमियम राइट ऑफ कर दिए। अच्छा, और नेक्स्ट क्या हो सकता है, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या करेंगे, पे कर देंगे, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, उनको ड्यू किए थे तब, अब पैसा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बी अमाउंट पेड, ठीक है, बीइंग अमाउंट पेड। अच्छा हाँ, इसमें और एक एंट्री भी हो सकता है, मैंने वो लिखा नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी के पास अगर पैसे का शॉर्टेज है, ठीक है, पैसा तो जरूरी है ना, पैसे का अगर शॉर्टेज है तो कंपनी इन्वेस्टमेंट भी सेल कर सकती है। अगर इन्वेस्टमेंट सेल करेगी तो एंट्री क्या होगा, अब वो पहले लिखने से ज्यादा बेटर होता है। चलो कोई बात नहीं, हम बता देंगे सोल्यूशन करते वक्त किसके बाद क्या होना चाहिए, एक बार 5 नंबर पे ही लिख लो फिलहाल, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट सेल करती है तो तुम लोग बताओ, पता है तुम लोग को एंट्री क्या होगा, हाँ बैंक टू इन्वेस्टमेंट, लेकिन बेचने से प्रॉफिट या लॉस तो कुछ होगा, तो वैसे लिखना पड़ेगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। बैंक टू इन्वेस्टमेंट तो होगा ही होगा,
अब हम लोग का पीएल डेबिट भी हो सकता है और पीएल क्रेडिट भी हो सकता है। पीएल डेबिट कब होगा? अगर लॉस में हो रहा है सेल। पीएल क्रेडिट कब होगा? अगर प्रॉफिट में हुआ है ये सेल। ठीक है, अब जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, हम सीक्वेंस बता देंगे। ठीक है, किसके बाद कौन सा करने से ठीक हुआ, हम भूल गए तो यहाँ पर अभी 5 नंबर में ही मैंने इसको लिखवा दिया। अच्छा, अब हम लोग मेथड 2 में जाते हैं। देखो मेथड 2 में क्या बोला है, फ्रेश प्रोसीड्स। ठीक है, इस पे एग्जाम्पल देखेंगे और नरेशन, ये क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री भी देखेंगे। देखो यहाँ पर लिखते हैं मेथड 2, लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। ठीक है, इशू ऑफ न्यू शेयर। ठीक है, इसका मतलब ही होता है इशू ऑफ न्यू शेयर्स। अब हमें कौन से वर्ड पे ध्यान देना है, प्रोसीड्स पे। ठीक है, ये प्रोसीड्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली प्रोसीड्स का मतलब होता है हमें जो पैसा मिला उसे हम लोग प्रोसीड्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोसीड्स का मतलब क्या होगा वो देखना पड़ेगा, जिसको हम लोग यूज करेंगे, यूज फॉर रिडम्पशन। ये प्रोसीड्स को यूज करना है रिडेम्पशन करने के लिए, तो मेथड 2 के अकॉर्डिंग प्रोसीड्स का मतलब क्या है वो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि उसी प्रोसीड्स अमाउंट को हम लोग को यूज करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए। ठीक है, अच्छा लिख लियो। अच्छा, अब लिखो प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू इक्वल टू प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ shares to be redeemed। प्रोसीड्स का मतलब हो जाएगा नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम। अब इस बात को समझाने के लिए हम तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर लिखो प्रोसीड्स और हम यहाँ पर 3 पॉइंट देंगे, उससे तुम लोग को समझ में आ जाए। अब देखो कंपनी जब फ्रेश इशू करेगी तो वो 3 तरीके से कर सकती है, फ्रेश इशू एट पार भी कर सकती है, फ्रेश इशू एट प्रीमियम भी कर सकती है। डिस्काउंट होता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन में हमें कभी कभी दे देता है। ठीक है, तुम लोग देख सकते हो कभी कभी हमें क्वेश्चन में दे सकता है। प्रैक्टिकली कभी भी इक्विटी शेयर तो डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता है, होता है कंपनी अपने एम्प्लॉय लोगों को जब करती है उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर, वो होता है। हाँ हाँ, राइट इशू भी हो सकता है। राइट इशू जो है वो भी हम लोग का डिस्काउंट में हो रहा है, लेकिन वो नॉमिनल वैल्यू से कम होगा कि नहीं उसका कोई ये नहीं है। ठीक है, अब वो भी डिस्काउंटेड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम डिस्काउंट जो लिखेंगे ना वो प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें अगर क्वेश्चन में दे दे इसीलिए। ठीक है, फ्रेश इशू, क्योंकि ये तो कंपनी बाहर के लोगों को कर रही है ना, इनसाइडर को तो नहीं कर रही, इसीलिए हम बोल रहे हैं फ्रेश इशू एट पार, फ्रेश इशू एट प्रीमियम और फ्रेश इशू एट डिस्काउंट। अब देखो मान लो नॉमिनल वैल्यू है 10। ठीक है, तो अगर फ्रेश इशू एट पार है तो इशू प्राइस कितना होना चाहिए, 10 ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब मान लो नॉमिनल वैल्यू है 10। ठीक है, अगर फ्रेश इशू बोल रहा है प्रीमियम पे है तो इशू प्राइस कितना होना चाहिए, 10 से ज्यादा कुछ भी ले लो, जैसे हम ले लेते चलो 15। ठीक है, अच्छा फ्रेश इशू बोला है डिस्काउंट, तो नॉमिनल वैल्यू हम रख रहे हैं 10 यहाँ पर, और इशू प्राइस 10 से कम कुछ भी ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 8। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर प्रोसीड्स का मतलब क्या है, और यहाँ पर प्रोसीड्स का मतलब क्या है, और यहाँ पर प्रोसीड्स का मतलब क्या है, तुम लोग बोल पाओगे खुद ही। देखो मैंने यहाँ पर जो लिखा है, क्या लिखा है देखो, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम। ठीक है, जितने का शेयर रिडीम होगा उतने नॉमिनल वैल्यू का, जो जितना नॉमिनल वैल्यू का उतना हमारा प्रोसीड्स का वैल्यू होना चाहिए। अब यहाँ पर कैसे समझेंगे, हम लोग को प्रोसीड्स हमेशा लेना पड़ेगा नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर। क्या लेना पड़ेगा, लिखो नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस
whichever is lower. यही होता है प्रोसीड्स का मतलब यहाँ पर। तो बोलो इन दोनों में कौन सा होगा? 10 ही होगा, यहाँ तो लोअर का कोई कंसेप्ट। इन दोनों में 10, इन दोनों में 8। ठीक है, ऐसे करके हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रोसीड्स का मतलब हमेशा होगा नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, वही हम लोग का प्रोसीड्स होगा। ठीक है, जैसे 10 का चीज 10 में इशू किया, यहाँ तो प्रोसीड्स 10 हो ही गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पर हम लोगों ने कितने में इशू किया था? 15, मतलब हमारे पास कैश तो 15 रुपीज आया, लेकिन हम लोग प्रोसीड्स कितना बोलेंगे? जो नॉमिनल वैल्यू आ रहा है 10। ठीक है, और यहाँ पर कितना बोलेंगे? अब देखो नॉमिनल वैल्यू से आंसर हो जाता तो हम नॉमिनल वैल्यू ही बोल देते हैं। यहाँ तो नॉमिनल आ रहा है, यहाँ भी नॉमिनल आ रहा है, लेकिन यहाँ तो नॉमिनल नहीं आ रहा है ना, तो इसीलिए लॉजिक क्या लगाएंगे? नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसके बेसिस पे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब मेथड 2 का फॉर्मूला देख लो कैसे होगा। मेथड 2 का फॉर्मूला लिख, सॉरी जर्नल एंट्री। पहले शेयर इशू होगा। मेथड 2 में क्या हो रहा है? शेयर इशू हो रहा है, तो शेयर इशू करने का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। अगर डिस्काउंट में इशू होता है बाय चांस, तो डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और अगर प्रीमियम में इशू होता है तो क्या हो जाएगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और टू क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, या फिर शेयर कैपिटल लिख दो, दोनों में से कोई भी तो एक हो सकता है, मैंने पहले ही बोल रखा है, तो यहाँ पर लिख दो शेयर कैपिटल। बी शेयर इशू। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हम लोग प्रेफरेंस शेयर को ड्यू करेंगे, जैसे इसके पहले किया, सेम कंसेप्ट में। बीइंग परसेंटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर प्रीमियम में रिडीम हो रहा है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, अच्छा। थर्ड में क्या करेंगे? अगर प्रीमियम में रिडीम हो रहा है तो फिर हम लोग वो प्रीमियम राइट ऑफ का एंट्री लिखेंगे। ठीक है, तो प्रीमियम राइट ऑफ का वही सेम एंट्री होगा, तुम लोग खुद से भी लिख सकते हो। क्या होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम प्री रिजर्व डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, प्री रिजर्व डेबिट। और सिक्योरिटीज प्रीमियम जब डेबिट करोगे तो वहां पर तुम लोग को स्टार लगा के क्या लिखना पड़ेगा? अदर कंपनी। ठीक है, अदर देन सेक्शन 133 कंपनी। ठीक है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये सबका नैरेशन नहीं लिखा क्योंकि पहले भी लिखा हुआ है हम लोगों का। और लास्ट में पेमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? बैंक। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे कि अगर हम लोग थर्ड मेथड फॉलो करते हैं, मतलब हम लोग थोड़ा फ्रेश इशू कर रहे हैं और টু कुछ নম্বরের ন্যারেশনটা কি ছিল? কি বলো? ম্যাম বলছি 2 নম্বরের ন্যারেশনটা কি ছিল? হ্যাঁ, ওটাই বলছি যে 2 নাম্বারটা তো আমরা আগেও লিখেছি, ওখানে ন্যারেশন লিখেছি বলে আমি আর লিখছি। সেম টু মেথড 1 এর আচ্ছা যে আচ্ছা ঠিক যেগুলো আছে ওগুলোই তো লিখলাম, ওই জন্য আর লিখছি না। ম্যাম 3 আর 4 এর এন্ট্রিটা আমার না কপি করা হয়নি, একবার দেখাবেন? দেখ, হ্যাঁ ম্যাম হয়ে আছে। तो ठीक है, अब देखो मेथड 3 लिखो। ठीक है, मेथड 3 मतलब दोनों का इम्पैक्ट आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड 1 एंड मेथड, कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड 1 प्लस
मेथड 2 मतलब कंपनी क्या कर रही है, कुछ अमाउंट का सीआरआर बना रही है और कुछ अमाउंट का फ्रेश इशू कर रही है, ठीक है। तो मेथड 3 का मतलब मेथड 1 और मेथड 2 का कॉम्बिनेशन। मेथड 1 में क्या करना है, फ्री रिजर्व से क्या बनाना है, बोलो, सीआरआर। तो मेथड 1 का मतलब है फ्री रिजर्व से क्या बनाएंगे, सीआरआर बनाएंगे। और सीआरआर कितना बनाना पड़ेगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड। तो लिखो नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड। अभी तो हम लोगों ने यही सीखा। अच्छा, और अगर हम लोग साथ ही साथ मेथड 2 भी फॉलो कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू कितना है। तो लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। मेथड 2 का मतलब होता है प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, और प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू का मतलब भी क्या होता है, देखो लिखवाया है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, ठीक है। तो मेथड 1 प्लस मेथड 2 का मतलब क्या हो जाएगा, बोलो, सीआरआर प्लस प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, ठीक है। तो मेथड 1 मेथड 2 दोनों फॉलो होने का मतलब है सीआरआर भी बनाना है, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू भी देखना है, जो कि इक्विवेलेंट टू क्या होगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम। दोनों का मतलब, दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब भी वही आएगा ना, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड। अब ये एक बार जो लिख लियो ना, अब देखो कोई भी क्वेश्चन में किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अभी हम तुम लोग को दो तीन एग्जाम्पल देते हैं तो समझ में आएगा, लिख लो। अब लिखो फाइंड आउट सीआरआर, लिखो इस मेथड से, ठीक है। फाइंड आउट सीआरआर टू बी क्रिएटेड। कितना सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, सभी एग्जाम्पल में हम तुम लोगों से यही वाला पूछेंगे, ठीक है। अच्छा, पहला एग्जाम्पल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है किसी कंपनी का 2 लाख, ठीक है। कंपनी ने न्यू इशू किया है 15,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच करके, ठीक है। बस इतना ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तुम लोग को मुझे बताना है कितना सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। अब देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, न्यू इशू किया है, क्वेश्चन रिडेम्पशन का ही है, मतलब ये जो फ्रेश इशू हुआ है ये रिडेम्पशन के लिए हुआ है, ठीक है। और अगर हम लोग मेथड 3 फॉलो कर रहे हैं, मतलब हम लोगों को सीआरआर भी क्रिएट करना है, फ्रेश इशू भी करना है, तो क्वेश्चन में कुछ तो एक बता देगा, या तो बता देगा सीआरआर कितना बना है, या तो बता देगा फ्रेश इशू कितना है। तो हमें बता दिया है, क्या बताया है, फ्रेश इशू कितना क्या है। अब एक हम बता देते, बाकी तुम लोग करके मुझे दिखाना। अब बोलो, अगर हम लोग मेथड 3 फॉलो कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चाहिए, सीआरआर चाहिए प्लस क्या चाहिए, प्रोसीड्स फ्रॉम, हमेशा प्रोसीड्स लिखना है ताकि गलत ना हो, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। ম্যাম বলছি কোন মেথডে ফলো করব সেটা কি কোয়েশ্চেনে মেনশন করে দেবে আমাদের? হ্যাঁ, কোশ্চেনে বলে দেবে কোন মেথডটা ফলো করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। अच्छा देखो, तो इक्वल क्या होगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी, प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम। अच्छा, अब सीआरआर हमें नहीं पता, लेकिन हम लोगों को पता है कि फ्रेश इशू से कितना प्रोसीड्स आया है। देखो प्रोसीड्स का मतलब क्या है, नॉमिनल वैल्यू एंड इशू प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। हम लोग को यहाँ पर कौन सा वैल्यू दिया, एक ही वैल्यू दिया हुआ है, तो कंफ्यूजन का कोई मतलब नहीं, यही लेना पड़ेगा। अब ये नॉमिनल वैल्यू मतलब मान लो कि इसी में इशू हुआ है, अब कुछ नहीं बोला है तो मान लो इसी में इशू हुआ है, तो हम लोग प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू कितना लेंगे, 15,000 इंटू 10, ठीक है, इक्वल टू, अब बोलो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड कितना है, 2 लाख, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड कितना है, 2 लाख का हम लोग शेयर कैपिटल रिडीम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से सीआरआर निकाल सकते हो कैलकुलेशन करके, 2 लाख माइनस ये इधर आ जाएगा 1,50,000, तो कितना हो जाएगा 50। अगर ये
जो है ऐसा लिखते हैं ना हम लोग तो कभी गलत नहीं होता है, तो हम लोग का देखो 50,000 CRR निकल गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैंने इजी दिया है, 2 लाख दिया है, क्वेश्चन में और भी तो इधर उधर का चीज दिया हुआ रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल सीखो कि कैसे करके CRR हम लोग कैलकुलेट कर सकते। अच्छा, एग्जाम्पल 2 लिखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, यही रीडिंग होगा, ठीक है। हम उतना डिटेल्स तो नहीं लिख रहे, यही रीडिंग होगा। एट द रेट ऑफ 100 ईच, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन at the rate of 10%, new issue 15,000 shares at the rate of 10 each at 10% प्रीमियम, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल्स मैंने बढ़ाया, फाइंड आउट CRR, ठीक है। बहुत कुछ दिया है, लेकिन कौन सा चीज हमें जरूरत है उसका ध्यान रख के तुम लोग करो। ये जो अभी सीखा है ना उसके बेसिस पे करने से ही होगा। देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बता दिया है, पर वैल्यू बता दिया है, रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा, न्यू इशू है 15,000 शेयर्स, और हम लोगों का 10% प्रीमियम में न्यू इशू भी हुआ है, और हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है CRR, मतलब मेथड 3, ठीक है। दोनों चीज यूज हो रहा है, तो बोलो CRR कितने का बनेगा। वही चीज लिखो ना, CRR प्लस प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम्ड, तो तुम लोग का ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। है 50,000, ठीक है, 50,000। अच्छा, ऐसे लिखो, आंसर आ जाएगा। देखो क्या लिखेंगे, CRR क्रिएट करना है, प्लस क्या करना है, प्रोसीड्स, ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल क्या होगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड। देखो हम लोग को CRR नहीं पता, तो CRR को CRR लिख देंगे। अब प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, अब देखो फ्रेश इशू कितना हुआ था, 15,000, ये नंबर हो गया। अब हमें प्रोसीड्स का मतलब क्या है, इशू प्राइस और नॉमिनल वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो इशू प्राइस कितना है और नॉमिनल वैल्यू कितना है, बोल रहा है 10% प्रीमियम में इशू हुआ था, तो इशू प्राइस हो जाएगा 10 + 10 × 10%, यानी 11, और नॉमिनल वैल्यू कितना है 10, तो विच एवर इज लोअर, कौन सा लोअर है 10, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10, और नंबर ऑफ शेयर्स तो क्वेश्चन में दिया है हमें कितना 15,000, तो इनटू कर लो 15,000, हो गया। अच्छा, और नॉमिनल वैल्यू प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड, अब प्रेफरेंस शेयर, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे निकालेंगे, देखो 2 लाख कैपिटल था, नॉमिनल वैल्यू कितना है 100, सीधा है, देखो नॉमिनल वैल्यू हम लोग का 100 है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 2000, हाँ 2000 था, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना रीडिंग होगा 2000, नॉमिनल वैल्यू लेना पड़ेगा, नॉमिनल वैल्यू है कितना 100, फिर ये क्या है, ये तो बोल रहे प्रीमियम पे रीडिंग होगा, लेकिन हमें लेना कितना है नॉमिनल वैल्यू, ये हमें रिडेम्पशन प्राइस बताए, रिडेम्पशन प्राइस कितना बताए 100 + 100 × 10%, यानी 110, लेकिन लेना हमें क्या है नॉमिनल वैल्यू, तो कितना लेना पड़ेगा 100, तो 100 × 2000 करने से कितना आएगा 2 लाख ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो 100 इंटू, सॉरी 100 बोल रहे 2000 × 100, 2000 × 100, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड, और नॉमिनल वैल्यू हर बार क्यों लिया जा रहा है समझ में आ रहा है, क्योंकि जितने का मेरा कैपिटल आउट होगा मुझे उतने का कैपिटल को लेना है,
है ना। मैंने अभी लॉजिक बताया था ना, जितना कैपिटल आउट हो रहा है उतने का कैपिटल लेना है, इसीलिए हम लोग हर जगह पे क्या चूज कर रहे हैं, ये वाला क्या चूज कर रहे हैं, नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर CRR कितना हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला इसीलिए इस तरीके से बना हुआ है, 2 लाख माइनस 1,50,000 कितना हो जाएगा, 50,000, ठीक है। CRR बन गया हम लोग का 50,000। अच्छा, एग्जाम्पल 3 करेंगे, देखो लिखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹4 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10%, ठीक है। फ्री रिजर्व, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा ले, फ्री रिजर्व है हम लोग का 2,60,000, फाइन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड ऑफ फेस वैल्यू 10 each at the rate of 10% प्रीमियम। तो अभी हम लोग को क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है, क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो ये थोड़ा सा अलग है, बोल रहा है कि कंपनी का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, 4 लाख है। तो यहाँ नॉमिनल वैल्यू कुछ नहीं दिया है, मतलब नॉमिनल वैल्यू कितना होगा, प्रेफरेंस शेयर का नॉमिनल वैल्यू कुछ नहीं बोलने से कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। इक्विटी का कितना होता है, 10 होता है, डिवेंचर का कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, मतलब नॉमिनल वैल्यू कितना है, 100 है। अच्छा, अब तब कितना सारा प्रेफरेंस शेयर है, 4 लाख का कैपिटल है, तो ये अगर 100 रुपीज करके नॉमिनल वैल्यू का है तो कितना, 4,000। अब इसको हमें कैसे रिडीम करना है, 10% प्रीमियम पे, मतलब रिडेम्पशन प्राइस कितना होगा, 110 नॉमिनल वैल्यू पे होता है ना। ये देखो यहाँ पर से हमें दो चीज मिल रहा है, एक तो मिल रहा है इशू रिडेम्पशन प्राइस, देखो रिडेम्पशन प्राइस कितना है, रिडेम्पशन प्राइस का मतलब होता है नॉमिनल वैल्यू प्लस अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम, और नहीं है तो 0। तो यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू कितना, 100, और प्रीमियम कितना हो जाएगा, 100 का 10%, क्वेश्चन ही बोला है तो कितना हो जाएगा, 110, ठीक है। अच्छा, फ्री रिजर्व है इनके पास 2,60,000, फाइन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड ऑफ फेस वैल्यू 10 each एट द रेट ऑफ 10% प्रीमियम। अब जो इशू हो रहा है, ठीक है, फ्रेश इशू जो हो रहा है उसका नॉमिनल वैल्यू कितना है, नॉमिनल वैल्यू 10, और इशू प्राइस कितना है, 10 प्लस 10 इंटू 10%, यानी कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को यहाँ पर उल्टा पूछा है, पूछ रहा है कि बताओ कितना सारा कंपनी को शेयर इशू करना पड़ेगा, ठीक है। अब कंपनी कितना सारा शेयर इशू करेगी वो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोगों को फिर दोनों का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड, कितना सारा इक्विटी शेयर बनाना है, और हम लोग यहाँ पर CRR भी फाइंड आउट करें, फाइंड आउट इक्विटी शेयर टू बी इशूड ऑफ एंड CRR, यहाँ पर CRR भी लिख दो, ठीक है। और CRR कितना होगा, दोनों ही यहाँ पर हमारा मिसिंग है, ठीक है। अच्छा, अब CRR कितना क्रिएट कर सकते हैं, जितना हमारा नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, लेकिन फ्री रिजर्व के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा कि मेरे पास जितना फ्री रिजर्व है उतने से ही तुम CRR क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग पहले क्या देखेंगे कि फ्री रिजर्व मेरा 2,60,000 है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक पॉइंट बोलो कि अगर हम लोग प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रीमियम का पैसा जब हम लोग को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तो वो कहाँ से पे करेंगे, जनरल रिजर्व से। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले क्योंकि हम लोगों ने जब इशू किया था तभी प्रॉमिस कर दिया था कि हर शेयर पे कितना करके देंगे, 10 रुपीज एक्स्ट्रा देंगे। तो मुझे बोलो टोटल प्रीमियम का अमाउंट हम लोग का कितना हो रहा है, कितना टोटल कंपनी को प्रीमियम पे करना पड़ेगा, टोटल प्रीमियम बताओ कितना पे करना पड़ेगा, 10 रुपीज पर शेयर पे, और कितना सारा शेयर है, हाँ 4,000, तो कितना हो जाएगा 40,000। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, फ्री रिजर्व। पहले प्रीमियम से, प्रीमियम के लिए रिजर्व से पैसा हटा लेना पड़ेगा। अगर मुझे CRR और जो ये दोनों ही क्रिएट करने बोल रहा है ना, तब मुझे क्या करना पड़ेगा,
वो मुझे सेट असाइड करना पड़ेगा। तो फ्री रिजर्व से कितना लेंगे, तो लिखो अमाउंट टू बी यूज्ड फॉर राइट ऑफ प्रीमियम कितना हो जाएगा, 2,60,000 माइनस कितना होगा 40,000, तो हम लोग के पास कितना बचेगा 2,20,000। तो ये 2,20,000 हम लोग जो है पूरा सीआरआर में ट्रांसफर कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें सीआरआर में चाहिए कितना, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड हमें 4 लाख चाहिए, तो सीआरआर में हम लोग कितना दे सकते हैं 2,20,000। ठीक है, समझ में आया। क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने फ्री रिजर्व का डेटा दे दिया था, अगर हमें क्वेश्चन में दे दे तो हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखो ट्रांसफर टू सीआरआर, फिर कितना निकल के आ गया, लिखो ट्रांसफर टू सीआरआर हम लोग का निकल के आ जाता है कितना आया 2,20,000। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को फिर फ्रेश इशू कितना करना पड़ेगा बोल सकते हो, सीआरआर का वैल्यू मिल गया, फ्रेश इशू का मतलब क्या होता है, थर्ड मेथड में सीआरआर प्लस क्या होता है प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल क्या होता है नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, जिसमें से सीआरआर पता है कितना 2,20,000, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड पता है कितना 4 लाख, और प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखो इसको नंबर ऑफ शेयर्स इनटू क्या होगा नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस व्हिच एवर इज लोअर। तो पहले तो वो तो हमें पता ही नहीं है, यहाँ पर लिखते प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, नंबर ही तो निकालना पड़ेगा। तो अब लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 लाख माइनस 2,20,000 कितना आता है 1,80,000। ठीक है, अच्छा अब प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू का मतलब क्या होगा नंबर ऑफ फ्रेश इशू इनटू क्या हो जाएगा नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस व्हिच एवर इज लोअर। अब क्वेश्चन में देखो कितना होगा, देखो नॉमिनल वैल्यू कितना बोला था, फेस वैल्यू कितना बोला था 10, और प्रीमियम में बोला है तो लोअर कौन सा होगा फेस वैल्यू ही होगा। अब प्रीमियम कैलकुलेट करके करोगे भी क्या, हमारा तो लोअर फेस वैल्यू ही आएगा ना, तो फेस वैल्यू लगा 10। अब हाँ तब देखना पड़ेगा, इसमें देखने का कोई जरूरत नहीं होगा क्योंकि कैलकुलेट करके क्या होगा मेरा तो यही कम आएगा, प्रीमियम मतलब तो ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्रेश इशू कितना हो जाएगा नंबर ऑफ फ्रेश इशू हो जाएगा डिवाइड कर दो 1 लाख, हाँ 18,000, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 10 यानी 18,000 ये क्या आया नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ये मैंने कुछ छोटा छोटा एग्जांपल करवा दिया जिससे तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन में ना ये सब रहता है, कभी शेयर देगा तो कभी सीआरआर निकालना पड़ेगा, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, अगर हम लोगों को प्रीमियम में रिडीम हो रहा है तो पहले फ्री रिजर्व से पैसा कहां पर हमें मतलब फ्री रिजर्व का जितना प्रीमियम के लिए जरूरत है उतना हमें पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग सीआरआर के लिए उसे यूज करेंगे, क्योंकि सीआरआर बनाने के लिए अगर हम लोग फ्री रिजर्व को खत्म कर देते हैं तो फिर हम लोग कैसे करके प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे, तो क्या हम लोग प्रीमियम को राइट ऑफ कर पाएंगे, वो तो जरूरी है करना, तो वो हम लोग नहीं कर सकते। जरूरत पे फ्रेश इशू बढ़ा देंगे क्योंकि वो तो कर सकते हैं, रिजर्व को तो बढ़ा नहीं सकते। तो रिजर्व एक लौता चीज है जिसको हम लोग जो है प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को राइट ऑफ करने के लिए तो हम लोग सीआरआर के अलावा भी हमारे पास ऑप्शन है, फ्रेश इशू का भी है। तो इसीलिए रूल्स नॉर्मली यही एप्लीकेबल हो जाएगा ना कि पहले प्रीमियम के लिए पैसा हटा लो, मतलब रिजर्व से अमाउंट हटा लो, फिर बचता है तो वहां से सीआरआर में दो। अगर कंपनी थर्ड मेथड फॉलो कर रही है, दोनों का कॉम्बिनेशन कर रही है तो, और कंपनी अगर बोलेगी नहीं मुझे सीआरआर करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ फ्रेश इशू करना है, तो वो भी कर सकती है, वो मेथड 2 में हो जाएगा। लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन करना है और प्रीमियम में हो रहा है तो पहले इसका मतलब एंट्री में भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें प्रीमियम का रिडेम्पशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग सीआरआर क्रिएट करेंगे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा यहाँ पर और एक चीज होता है, क्वेश्चन में भी कभी कभी बोल देता है कि मल्टीपल करना पड़ेगा, मतलब हम बताते हैं जैसे कि देखो ऐसा अगर हो रहा है, मान लो ऐसा कोई डेटा आया, ये हम दूसरा एक एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा कभी क्वेश्चन में हमें दे सकता है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, सपोज हम लोग का कुछ ऐसा आया
मैंने यहाँ पर एक वैल्यू ले लिया 1,80,000 जैसे अभी तुम लोग का आया था ना, लेकिन डिवाइडेड बाय 10 नहीं, यहाँ पर मान लो है डिवाइडेड बाय 55, तो मुझे बोल सकते हो कितना अमाउंट आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स 3272 और पॉइंट भी बताओ 3, बस 2 ही डिजिट लेते हैं, ठीक है। अब ये तो फ्रैक्शन में हो गया, लेकिन क्या फ्रैक्शन में शेयर इशू हो सकता है? नहीं। अगर ऐसा होता है तो हमें क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए इस वैल्यू को कैसे लेना पड़ेगा, तो देखो नॉर्मली हम लोग मैथमेटिकली क्या करते हैं, 3272.7 है तो हम लोग इसको कितना लिख देते हैं 3273, इस लॉजिक से कि ये पॉइंट के बाद कितना है, मोर देन 5 है, ठीक है। और अगर मेरा ऐसे आ रहा है 3272.1, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं 3272, और इस प्रोसेस को मैथ्स में हम लोग क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ करना, है ना, राउंड ऑफ करना। लेकिन यहाँ पर ये प्रोसेस जो है फुल्ली फॉलोड नहीं होगा, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आंसर तो हमारा वो 3273 होगा ही, और इसका आंसर भी हमें क्या करना पड़ेगा 3273। पॉइंट के बाद कितना भी रहे हमें हमेशा नेक्स्ट वैल्यू तक जाना है, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू तक जाना है, नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, समझ में आया। मतलब हम ये बोल रहे हैं यहाँ पर वो मैथ वाला लॉजिक नहीं लगाना है कि पॉइंट के बाद कितना है, अगर मेरा पॉइंट समथिंग है तो पॉइंट के आगे जो भी डेटा है उसका उसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है। ये रूल्स यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा, हमें नेक्स्ट वैल्यू तक जाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर ये 3272 हम लोग का हर हाल में 3273 होगा। अब ये पॉइंट के बाद कुछ भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और एक चीज बोलता है कि मान लो बोला है शेयर इशू करना है मल्टीपल ऑफ, हम लिखवाते हैं, ये लिख लो, फिर हम बोलते हैं और एक पॉइंट क्या होता है। अच्छा देखो कभी कभी ना हमें ऐसा बोलता है, लिख लियो या फिर दिखाएं, ठीक है। अच्छा देखो कभी कभी हमें क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा कि शेयर इशू होगा मल्टीपल ऑफ 10, या फिर ऐसा बोल सकता है मल्टीपल ऑफ 50, या फिर ऐसा बोल सकता है मल्टीपल ऑफ 100, ऐसा कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। तो अगर मल्टीपल ऑफ 10 बोल रहा है, मान लो इसी ये जो हमारा आंसर आया बोल रहा है कि शेयर को इशू करवाओ मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब ये वैल्यू 10 से डिवाइडेड होना चाहिए फुल्ली, ठीक है। मतलब मेरा कितना आ रहा है 3273, क्या ये 10 से डिविजिबल है? अगर हम पहला वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं, नहीं है, तो इसके बाद कितना आता है 3274, ये भी 10 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद क्या आएगा 3275, ये भी 10 से फुल्ली डिविजिबल नहीं है। 3276, ये भी नहीं होगा। अच्छा मुझे बोलो कौन सा नंबर है जो कि 10 से डिविजिबल हो जाएगा, 3280, अगर ये होगा तो ये 10 से डिविजिबल होगा। अगर मुझे क्वेश्चन में ऐसा मेरा आंसर आया सॉल्व करके, लेकिन मुझे क्वेश्चन में बोला है कि मल्टीपल ऑफ 10 के अकॉर्डिंग मुझे शेयर इशू करवाना है, तो मुझे उस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा 3280 कर लेना पड़ेगा। समझ में आया कि अगर मुझे क्वेश्चन में बोलते भले ही मेरा सॉल्व करके ये आया है, लेकिन मुझे बोला है कि शेयर को इशू कैसे करवाना है मल्टीपल ऑफ 10, तो मुझे उससे क्या करना पड़ेगा, उसको मुझे आगे लेके जाना, पीछे नहीं लेके जाना है, मुझे वैल्यू को बढ़ाते जाना है, बढ़ा के मुझे उससे क्या करना है 3280 में, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 10 हो गया तो हम लोग वो कर देंगे जहां पर मल्टीपल ऑफ 10 होगा, ठीक है। मतलब इसको आगे नहीं, जहां पर फर्स्ट टाइम जहां पर आएगा। अच्छा अगर मल्टीपल ऑफ 50 होगा इसी डेटा का बोला तो कितने से होगा मल्टीपल ऑफ 50, 33, नहीं तब तो डिवाइडेड बाय 50 करने से नहीं होगा, ये 50 मतलब पूरा पूरी राउंड में मेरा आंसर आना चाहिए ना। हाँ 3300, 300, हाँ इससे होगा। देखो इससे क्या हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 50 हो जाएगा। देखो सिंपल सा बात है, पीछे जीरो नहीं होने से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, पीछे जीरो आना चाहिए। तो 80 के बाद पीछे जीरो कब आएगा 90 में, तुम लोग 90 में चेक करो हो रहा है कि नहीं। अब 90 के बाद क्या आ जाएगा 3300 ही तो आ रहा है ना, तो ज्यादा टफ नहीं होगा, ऐसे जीरो वाला ही बोलेगा, ठीक है। और अगर 90 में भी 100 पॉइंट आ जा रहा है, बोलो হ্যাঁ है 90 मैम, তে 90 পয়েন্ট তে আসছে করলেও তো। পয়েন্ট আছে। হ্যাঁ পয়েন্ট তো আমি নেব না, ওই জন্যই তো নিচ্ছি না, 90 তে পয়েন্ট চলে আসবে না, ওর জন্যই তো আমি বললাম। দেখো 3280 এর পর আমাদের প্রবাবিলিটি আছে কি 3290 তে হলে হতে পারে বিকজ 50 আছে, কিন্তু ওরতেও আমাদের পয়েন্ট আসছে, পয়েন্ট তো নেব না না, তবেই তো মাল্টিপল ফুললি ডিভিজিবল होता है।
पॉइंट तो नीले হবে ना। और ये वाला बोलो अगर 100 वाला होगा तो कितने में आएगा? 3300 में हो जाएगा, ठीक है। मैम इसमें भी 3 होगा, ठीक है। अच्छा 50 में भी ये वाला होगा, और अगर 500 हुआ तो 3500। हाँ 3500, ठीक है। ऐसे करके हो जाए। चलो अगर हमें मल्टीपल बोल दिया तो हमें क्वेश्चन का जो डेटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। कुछ नहीं, तुम लोग थोड़ा डिवाइडेशन का मेथड समझोगे तो हो जाएगा। अच्छा अब एक छोटा सा क्वेश्चन, इतना कुछ किया है तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्या बोला है, हिंदुजा कंपनी लिमिटेड हैड 5008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। मैंने बोला ना प्रेफरेंस शेयर कभी भी इरिडीमेबल नहीं हो सकता, वो इलीगल है। मैक्सिमम 20 इयर्स के लिए कोई कंपनी चाहे तो प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता है, इससे ज्यादा का नहीं, ठीक है। बोल रहा है कि 8%, मतलब इनका डिविडेंड का रेट क्या था, 8% था। 5000 शेयर्स इन्होंने इशू किया था, कितना वाला, 100 वाला। अब ये 100 क्या है, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू? फुल्ली पेड अप है तो चलो, पार्टली वाला तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, फुल्ली पेड अप है तो रिडेम्पशन करना चाहे तो कर सकते हैं। द कंपनी डिसाइड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर एट पर, मतलब कितना रिटर्न होगा, 100 का 100 ही रिटर्न होगा। बाय द इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली पेड अप एट पर। सफिशिएंट मतलब जितना जरूरत होगा, मतलब कौन सा मेथड हो रहा है, ये क्वेश्चन पढ़ के क्या लग रहा है, मेथड 2, ठीक है। कौन सा हो रहा है, मेथड 2। देखो मैंने लिखवा है ना, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। मेथड 3 में तो दोनों ही होगा। मेथड 1 में क्या होगा, ओनली सीआरआर। अब यहाँ पर बोला है कंपनी कैसे रिडेम्पशन करना चाहती है, बोल रही है हम लोग फ्रेश इशू कर देंगे। क्या इशू करेगा, इक्विटी शेयर, कितना वाला, 10 रुपीज वाला। कैसे करेगा, पार में करेगा, ठीक है। You are required to pass necessary journal entries including cash transaction in the books of company। हम लोगों को necessary journal entry पास करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो कैसे करके जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो सबसे पहले तुम लोग ये निकालो कि कितना सारा फ्रेश इशू करना पड़ेगा। बोलो कैसे निकालोगे, इलास्ट्रेशन 1, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे, हम स्टार्टिंग में ही बना रहे, ठीक है। तो तुम लोग लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू का मतलब क्या होता है, बोलो। इतना सारा तुम लोगों ने किया, अब तो तुम लोग को दिमाग में चला गया होगा। प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल टू कितना होता है, मैम नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस जो भी काम होगा उस वो होगा। হ্যাঁ ওটা তো প্রসিডস এর মানে, কিন্তু প্রসিডস ফ্রম ফ্রেশ ইস্যু ইকুয়াল টু কি হয়, নমিনাল ভ্যালু অফ শেয়ারস টু বি টু বি রিডিম। হ্যাঁ তুমি যেটা বলছো সেটা হচ্ছে প্রসিডস এর মানে, ঠিক আছে, ওটা ঠিক বলেছো, কিন্তু এটার মানে হচ্ছে নমিনাল ভ্যালু অফ ফ্রেশ, নমিনাল ভ্যালু অফ শেয়ারস টু बी रिडीम्ड, ठीक है। अच्छा अब बोलो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड तुम लोग को पता है, हाँ पता है, बोला तो है। कंपनी कितना शेयर रिडीम करेगी, 5000। नॉमिनल वैल्यू कितना है, 100। जरूर पता होगा, ये तो क्वेश्चन में हमेशा देगा, नहीं तो कैसे क्वेश्चन बनेगा। 5000 इंटू कितना हो जाएगा, 100। अच्छा प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू कैसे निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इंटू क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू, सॉरी नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है। हमें तो नहीं पता कितना है, विच एवर इज लोअर। अच्छा अब यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर। अब कंपनी ने क्या बोला है, कैसे इशू करेगा, 10 रुपीज में करेगा। तो अगर नॉमिनल वैल्यू में कर रहा है तो इशू प्राइस भी नॉमिनल वैल्यू वाला ही रख रहा है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, नॉमिनल वैल्यू भी 10 है, इशू प्राइस भी 10 है, तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं, कितना लेना पड़ेगा, 10, बस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल ये कितना आ रहा है, ম্যাম যদি এখানে বলে দিত যে অ্যাড প্রিমিয়াম ইস্যু হয়েছে তাহলে আগে আমাদের প্রিমিয়াম এর অ্যামাউন্টটা বার করতে হতো, মানে যেই পার্সেন্টেজটা দিয়ে দিত সেটা ইনটু করে আমাদের মানে না প্রিমিয়াম বের করার দরকার হতো না, এই জন্য বের করলে করতে পারো, কিন্তু আমার তো সবসময় নমিনাল ভ্যালুটাই কম আসবে। যদি আমার প্রিমিয়াম ইস্যু হয়েই থাকে আমাকে তো লোয়ারটা নিতে হবে। ধরো হ্যাঁ আমাকে লোয়ার। প্রিমিয়াম দিয়েও দিত, আমি যদি নাও বের করি আমার অসুবিধা নেই, কেন কি আমার তো নমিনাল ভ্যালুটা অলওয়েজ কমই আসবে প্রিমিয়াম থেকে, তাই না। আচ্ছা হ্যাঁ 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 যদি ঠিক করো আছে। তাহলেও ঠিক আছে, কিন্তু করার দরকার নেই। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, अब बोलो कितना सारा शेयर इशू होगा, बोलो कितना शेयर इशू हो रहा है,
हाँ 50,000। तो कंपनी को प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए कितना सारा शेयर इशू करना पड़ेगा? 50,000 इक्विटी शेयर। ठीक है, अब एंट्री करो। ठीक है, ये तो वर्किंग नोट हो गया। अब एंट्री करो। एंट्री करने से हम लोग को सबसे पहले क्या एंट्री करना पड़ेगा? शेयर इशू का। तो एंट्री क्या होता है? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल डायरेक्ट कर दो। एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पर लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना लिखोगे? 50,000 शेयर इशू करोगे। कैपिटल हमेशा नॉमिनल वैल्यू से आता है, यहाँ तो प्रीमियम डिस्काउंट का कुछ है ही नहीं सिचुएशन। तो कितना हो जाएगा? 5 लाख। बी शेयर्स इशूड। अच्छा, फिर सेकंड हम लोग क्या करेंगे? शेयर इशू कर दिए, हमारे पास पैसा आ गया। अब हम लोग अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे। तो एंट्री क्या होगा? कितना प्रेफरेंस शेयर था? 8% वाला। तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? प्रेफरेंस नहीं, पहले ड्यू। हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर पहले हम लोग, और ये डायरेक्टली हम लोग बैंक नहीं लिख सकते, पहले ड्यू एंट्री करना ही पड़ता है। तो कितना हो जाएगा? 5 लाख। यहाँ पर हमेशा कौन सा वैल्यू आता है? कैपिटल में नॉमिनली होगा, और अगर प्रीमियम होता भी है तो रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम बोल के यहाँ लिखना पड़ता, वो तो और यहाँ पर आता नहीं। हाँ, ये टोटल वैल्यू जरूर हमारा बढ़ जाता उससे। ठीक है, अब पेमेंट करो। देखो हमारे पास पैसा आ गया। देखो 5 लाख का जरूरत था, 5 लाख आ गया ना शेयर इशू करके। अब हम लोग पे कर सकते हैं। हाँ, इसका लिखो बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर ड्यू। अब पेमेंट करने से क्या एंट्री होगा? प्रेफरेंस शेयर। ম্যাম একটা কনফিউশন আছে, বলছি প্রেফারেন্স শেয়ারের এন্ট্রিটাতে আমরা 5 লাখ লিখলাম কেন? 5 লাখ তো প্রেফারেন্স শেয়ার রিডিম হচ্ছে। এই তো এখানে লেখা আছে যে নমিনাল ভ্যালু অফ শেয়ার টু বি রিডিমড। এখানে তো দেয়া আছে 5,000 শেয়ার রিডিম হচ্ছে। 5,000 ইনটু 100। ও আচ্ছা আচ্ছা ম্যাম, ঠিক আছে। अब लिखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बी इसका क्या लिखोगे? हाँ नहीं, बीइंग अमाउंट ম্যাম पेड। বিইং हाँ बोलो। इसका होता है বিইং बीइंग অ্যামাউন্ট अमाउंट পেড। पेड। हाँ, इसका होता है बीइंग अमाउंट पेड, और इसका लिखेंगे बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यू। ये ड्यू हो गया, ये पेड हो गया। और कैसे करके किया? मेथड 2 फॉलो किया। कंपनी ने शेयर इशू कर दिया, 5 लाख आ गया। और देखो इसीलिए वो जो हम समझाए थे, क्रेडिटर उतने का उतना प्रोटेक्टेड रहा। 5 लाख का कैपिटल हटा, लेकिन 5 लाख का कैपिटल आ गया, और साथ ही साथ 5 लाख का एसेट भी आ गया बैंक के थ्रू से। तो बैलेंस शीट में 5 लाख माइनस हुआ, 5 लाख ऐड हुआ, बोथ साइड, लाइबिलिटी साइड भी और एसेट साइड भी। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन तो तुम लोग को समझ में आ गया। और इसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 और ये 4 जो है, यहाँ तक तुम लोग खुद ही कर सकते हो। आज जो कंसेप्ट किया है, अगर तुम लोग चाहो तो इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हो। हम 2, 3, 4 होमवर्क दे रहे हैं, तुम लोग ये करके देखना। 2, 3 और 4 ये मैंने दे दिया तुम लोग को होमवर्क। ठीक है, ठीक ওকে है, ম্যাম। फिर आज इतना ही कर। বাই ম্যাম।